करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज हेनरी फॉयल और फ्रेडरिक विल्सन, एफ.डब्ल्यू. टेलर। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों का प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द फीचर्स, दैट इज नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये टॉपिक एग्जाम्प्ट है, नहीं करना है आपको, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल मैनेजमेंट मतलब क्या होता है पहले, ठीक है। अगर हम लोग मैनेजमेंट की बात करते हैं, सो मैनेजमेंट, व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है, मतलब एक प्रक्रिया है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो हमारे गोल्स होते हैं, जो हमारे लक्ष्य होते हैं, या जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, अचीव करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। आई रिपीट, मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के थ्रू, इस प्रक्रिया के थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी हमारे लाइफ के गोल्स हैं, जो भी लक्ष्य हैं, उसको हम क्या करते हैं, या जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसको हम क्या करते हैं, अचीव करते हैं। क्या करते हैं, अचीव करते हैं, उसको हम मैनेजमेंट बोलते हैं। तो अगर टॉपिक में आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, क्या आ जाता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मतलब प्रिंसिपल, बेसिकली सेट ऑफ रूल्स, गाइडलाइंस, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। जो भी टेक्निक्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल्स। सो बेसिकली हम लोग सेट ऑफ रूल वो फॉलो करते हैं, क्या, किस लिए, टू अचीव गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अगर हम इंडिविजुअल सोचेंगे तो हम, आपका जैसे मान लीजिए कि आपका टारगेट है कि आपको एटलीस्ट 80+ आना चाहिए बोर्ड एग्जाम में, ओसीएम के पेपर में। ओके, तो मार्क्स लाने के लिए आपको कुछ रूल, एक प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे। आपको टाइम देना पड़ेगा, 8-10 घंटा पढ़ना पड़ेगा, प्रॉपर सिस्टमेटिकली करना पड़ेगा, तब जाके आप 80% इजीली स्कोर कर सकते हो। सो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस विच कैन बी यूज्ड टू अचीव द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और ऑफ द इंडिविजुअल। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जो लैंग्वेज में मैंने बताया वही लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने बुक में हाईलाइट किया है, इन सिंपल वर्ड, टेक्निक्स मतलब और सिस्टम, ठीक है। जो भी सेट ऑफ रूल्स, गाइडलाइंस, वो टेक्निक, सिस्टम होते हैं जिसके थ्रू, मतलब विच कैन गिव द डायरेक्शनल रिजल्ट और आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल। जो हम लोग को रिजल्ट देते हैं, दैट मीन्स जो प्रोसेस को अगर हम उसको यूज करेंगे तो उससे हमको आउटपुट मिलेगा, ठीक है, उससे हमारा फायदा होगा, तो रिजल्ट मिलेगा, उसी को हम प्रिंसिपल बोलते हैं। दिस प्रिंसिपल आर यूनिवर्सल, एप्लीकेबल एवरीवेयर। ये जो रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स, वो हर जगह एप्लीकेबल है। ओके, फॉर एग्जांपल, अगर एक क्रिकेट टीम है, ठीक है, और कोई भी, टोटल प्ले डिजाइंड एंड डिवाइडेड बिटवीन द प्लेयर्स अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटीज एंड कैपेबिलिटीज, है ना। उनका जो रोल है, उनका जो डिफाइन है कि भाई कैप्टन कौन रहेगा, फर्स्ट डाउन पे कौन आएगा, सेकंड डाउन पे कौन आएगा, है ना। ओवरऑल उनके कैपेबिलिटीज और उनके स्किल्स के हिसाब से डिवाइड करके रखते हैं, राइट। सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली कैसे आप स्टार्ट करोगे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली a set of rules which can be used in the process to achieve the goals and objectives of the organization। बाद में आप ये लिख सकते हो। ओके, नाउ फीचर्स समझ में आ रहा है? ओके, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करो कि हाँ सर, मुझे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट समझ में आया। और आपको क्या डेफिनेशन, आप खुद से अगर आपने सेंटेंस बनाया तो कमेंट करके बताओ कि सर मैंने मैनेजमेंट का ये कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन बनाया है, मीनिंग बनाया। तो मैं क्या करूँगा, आपको रिप्लाई करूँगा कमेंट में, ओके, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ पढ़ रहे हो मेरे साथ। ओके, चलो अब हम क्या करते हैं, नेचर डिस्कस करते हैं। नेचर बेसिकली क्या होता है, फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है, जिसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, वो एग्जाम्प्ट है, लेकिन ये टॉपिक अपने को करना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट इज यूनिवर्सल एप्लीकेशन। अब क्या होता है सर ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन? यूनिवर्सल एप्लीकेशन मतलब ये होता है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होता है, पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल होता है। इसके लिए हम पूरे यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में जो है, पूरे हर देश में क्या किया जाता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूज किया जाता है, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल एप्लीकेशन। क्या समझा कि जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है वो सिर्फ हम इंडिया में यूज नहीं करते हैं, वो दुनिया के हर कोने में क्या किया जाता है, उस प्रिंसिपल का यूज किया जाता है, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर बिजनेस और नॉन बिजनेस में क्या फ़र्क है? आपका कॉलेज है वो नॉन बिजनेस है, ठीक है,
और रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी है, ये क्या है, बिजनेस है। मतलब जिनका प्रॉफिट मोटिव रहता है वो बिजनेस हो जाता है, जिनका नॉन प्रॉफिट मोटिव रहता है, जो प्रॉफिट मोटिव जिनका नहीं रहता है, वो क्या हो जाता है, नॉन बिजनेस हो जाता है। ठीक है। उसके बाद जो है जनरल गाइडलाइंस। व्हाट इज जनरल गाइडलाइंस? जनरल गाइडलाइंस बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है जिससे हम क्या करें, टैकल कर सके जो सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है उसको हम क्या करें, टैकल कर सके, उससे हम क्या करें, इजिली जो है समझ सके एंड उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सके, जिससे जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स है वो इजिली अचीव हो जाए। आप इतना लिखोगे तो भी चलेगा, मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड general guidelines in tackling the organization situation wisely as well as solving the problems। मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के लिए कुछ प्रिंसिपल है जिसका यूज करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बिजनेस के रिगार्डिंग। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड विद द जनरल गाइडलाइंस। उसके बाद आता है प्रिंसिपल आर फॉर्म्ड बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो जो फॉर्म किया गया है वो प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट के बेस पे किया गया, ना कि ऐसे ही थ्योरेटिकल डाल दिया गया। ओके, सो प्रॉपर पहले रिसर्च हुआ है, उस रिसर्च होने के बाद उसमें से फिर फॉर्म किया गया है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सो इसके लिए द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डेवलप ग्रेजुअली विद द थ्रू ऑफ रिसर्च वर्क और प्रैक्टिकली सिस्टमेटिकली जो ऑब्जर्वेशन हुआ है, एक्सपेरिमेंट हुआ है, उसके बाद फिर ये सारे प्रिंसिपल को डेवलप किया गया है। ओके, तो अगर आप इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, और फ्लेक्सिबिलिटी बेसिकली चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द कैसा एटमॉस्फेयर है, कैसा इन्वायरमेंट है, उसके बेस पे अगर हम चेंज कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल। ओके, जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल इन नेचर होते, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है वो फ्लेक्सिबल नेचर है। अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन हम क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं सिचुएशन को देख के। सो दैट इज कॉल्ड एज फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैन बी एडजस्ट, मॉडिफाइड एंड कैन बी यूज्ड ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द नीड्स। जो जरूरत है उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बिहेवियर इन नेचर। व्हाट इज बिहेवियर इन नेचर? बिहेवियर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज की बात आ जाती है। ठीक है, अगर ह्यूमन रिसोर्सेज है तो ह्यूमन रिसोर्सेज इज मोर इफेक्टिव और एक्टिव रिसोर्सेज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। अब इसमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, किस तरह हेल्प करता है, ताकि जो रिसोर्सेस है, ह्यूमन रिसोर्स को एक प्रॉपर एज अ टीम वर्क करे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट उन सब ह्यूमन रिसोर्सेस को इन्फ्लुएंस करता है, प्रोत्साहित करता है ताकि वो और अच्छे से काम करे। ठीक है, अगर जैसा आपने जो मैंने पढ़ाया आपको समझ में आ गया तो जब आप कमेंट करोगे तो मैं आपको क्या करूंगा, रिप्लाई करूंगा, तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ मुझे समझ में, मैंने सही किया, है ना। सो आपको थोड़ा सा अच्छा फील होगा, राइट। तो सेम जब अच्छा फील होगा तो आप और अच्छे से मेहनत करोगे। सेम ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज को इन्फ्लुएंस करेंगे तो उससे क्या होता है कि डायरेक्टली जो है ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट्स होता है, इवन एक इंडिविजुअल का भी बेनिफिट होता है। ओके, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या सिखाता है कि अगर हमको रिजल्ट चाहिए, तो रिजल्ट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कॉज करना पड़ेगा। कॉज करना पड़ेगा मतलब ये है कि अगर हम स्टडी करेंगे तो ही हमको रिजल्ट अच्छा आएगा। अब मान लीजिए कि एक एम्प्लॉय है, आपको मैंने 1000 रुपये दे दिया। कितना दिया, 1000 रुपीज़ मैंने दिया आपको। ठीक है, क्या करने के लिए, एक क्वेश्चन पढ़ने के लिए। तो आप कैसे भी, कितना भी आपको पढ़ने का मूड नहीं है क्या है, लेकिन अगर आपको 1000 मिलेगा तो आप क्या करोगे, 10-15 मिनट में जो सबसे पहला आंसर सुनाएगा उसको 1000 रुपये मिलेगा। अगर मैंने ऐसे बोल दिया तो मैंने क्या किया, कॉस्ट किया 1000 का, और उसका रिजल्ट क्या आया कि सभी बच्चे लोगों ने आंसर याद कर लिया 15 मिनट में, है ना। तो बिजनेस में आप सोचो कि अगर किसी इंप्लॉय को हम क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, उसको थोड़ा सा इंसेंटिव्स दे देंगे तो वो काम क्या करेगा, डबल करेगा। सो दैट इज व्हाट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ओके, सो आई होप यू गॉट दिस।
ऑल द प्रिंसिपल आर इक्वली इंपॉर्टेंट, मतलब जितने भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं वो सब इक्वली इंपॉर्टेंट है, और डिपेंडिंग अपॉन दिस सिचुएशन हम क्या करते हैं, उस सारे प्रिंसिपल का यूज करते हैं। ठीक है, किस लिए यूज करते हैं, ताकि जो भी कंपनी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हो वो अचीव हो जाए। ये टॉपिक एग्जाम्प्ट है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये टॉपिक जो है एग्जाम्प्ट है। ओके, उसके बाद जो है अब ये टॉपिक एग्जाम्प्ट है तो डायरेक्टली अब हम किस पे क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, उसके जो थ्योरी है, अब ये हेनरी फॉयल का है तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो फ्रेंच माइनिंग का इंजीनियर था, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्टिव्स का पूछ सकता है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है जैसे उसको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहते हैं साइंटिफिक हेनरी फॉयल को, और क्यों कहते हैं, क्योंकि फादर जो हेनरी फॉयल है उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन कंडक्ट किए ऑर्गेनाइजेशन में, और उसके बाद उसने 14 प्रिंसिपल को डेवलप किया, जो अपने बुक में जर्नल ऑफ इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन के बुक में जो उसका बुक था पब्लिश किया, उसमें ये 14 प्रिंसिपल के बारे में बताया, जो आज भी ये 14 प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है सभी ऑर्गेनाइजेशन में अक्रॉस दी ग्लोब, मतलब यूनिवर्सल अप्लीकेबल। अब ये सारे पॉइंट है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट हम फटाफट डिस्कस करते हैं। पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। ये प्रिंसिपल हमको बताता है कि वर्क को क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू दी स्किल्स। अकॉर्डिंग टू दी स्किल्स मतलब जिसको जो हुनर है उसके हिसाब से हमको क्या करना चाहिए, वर्क को डिवाइड करना चाहिए। ओके, अब मान लीजिए कि अगर जो है कोई फाइनेंशियल वाला बंदा है तो उसको फाइनेंशियल वाला वर्क देना चाहिए। ठीक है, अगर सिक्योरिटीज ऑपरेशन तो उसको सिक्योरिटीज ऑपरेशन देना चाहिए, अगर कोई अकाउंटिंग वाला है तो उसको अकाउंटिंग वाला जॉब देना चाहिए, कोई मार्केटिंग वाला है तो उसको मार्केटिंग वाला देना चाहिए। अगर मैं गिटार बजाने वाले को जो है बैट दे दूंगा क्रिकेट खेलने के लिए तो खेल पाएगा क्या, नहीं खेल पाएगा ना, राइट। तो गिटार वाले को मैं गिटार ही बजाने के लिए दूंगा तो काम अच्छा करेगा, है ना। तो ये प्रिंसिपल का ये कहना है, हेनरी फॉयल का ये कहना था कि जो एम्प्लॉय काम करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, अगर उसके हिसाब से जो है उनके स्किल्स के हिसाब से अगर उनको जॉब असाइन कर दिया गया तो बहुत अच्छे से करेंगे और टाइम पे कंप्लीट करेंगे। जैसे आपके कॉलेजेस में भी क्या होता है, हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स होते हैं और वो सारे टीचर उस सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइज्ड होते हैं। ओके, ऐसा नहीं होता इकोनॉमिक वाला टीचर ओसी आके पढ़ा रहा है, ओसी वाला टीचर आके इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है। अगर वैसा पढ़ाएगा तो आउटपुट आधे लोगों को समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो सेम यही चीज़ बिजनेस में भी अप्लाई होता है। सेकेंड प्रिंसिपल जो बोलता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो, अथॉरिटी दैट इज पावर। ठीक है, अथॉरिटी मतलब क्या होता है, पावर होता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है जिम्मेदारी। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो पावर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अब अगर बैलेंस नहीं होगा अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मान लीजिए कि मैंने आपको पावर दे दिया, ढेर सारा पावर दे दिया, तो आप क्या करोगे, मिस यूज करोगे। क्या करोगे, मिस यूज करोगे, क्योंकि अगर पावर ज़्यादा हो जाता है और जिम्मेदारी अगर कम रहेगा तो देयर विल बी मिस यूज ऑफ दैट पावर। तो हेनरी फॉयल क्या बोलता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज काम करते हैं उनके लेवल के हिसाब से उनको हमको अथॉरिटी देना चाहिए, उसके लेवल के हिसाब से उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए। अगर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी दे दोगे तो बर्डन हो जाएगा। एक टीचर सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा सकता तो बर्डन हो जाएगा, है ना। सेम चीज़ क्या है कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के हिसाब से अलग अलग टीचर्स को दे दो तो वो काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम एक जन पे पूरा नहीं थोप सकते, तो देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेसिकली ये प्रिंसिपल वही सिखाता है, तो आप अपने ओन वर्ड में भी लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आना चाहिए। देखो, ये पॉइंट सबसे बेस्ट है। अगर लाइफ में आपको सक्सेस होना है ना, इस वर्ड को आप अपने लाइफ में डाल लो, अपनी जिंदगी में डाल लो, ये वर्ड, आप हमेशा कामयाब रहोगे, ये चीज़ मान के चलो। ओके, क्योंकि डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब डिसिप्लिन क्या होता है, डिसिप्लिन मतलब ये होता है कि टाइम पे काम करना, सिंपल इज दैट। जो टाइम बोलोगे उस टाइम पे आपको कंप्लीट करना है। जैसे मान लीजिए कि आप ये वीडियो देखने के बाद अरे ठीक है पढ़ लूंगा, बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन क्या होगा फिर कि 10-15 मिनट के बाद देखा और फिर स्किप करके खत्म कर दिया, नहीं। डिसिप्लिन मतलब ये होना चाहिए पूरा बरोबर अच्छे से देखा, जब देख रहा है तो नोट्स भी बना रहा है, फटाफट लिख रहा है, अपने हिंदी मराठी जो भी आपका लोकल लैंग्वेज है उसमें लिख रहे हैं, ताकि आपको याद रहे कि इस पॉइंट क्या बोलता है, ताकि आप एग्जाम में लिखने में आपको आसानी हो। तो हेनरी फॉयल ये प्रिंसिपल के हिसाब से क्या बोलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एम्प्लॉय, देखो, एम्प्लॉय मस्ट ओबे मतलब फॉलो करना चाहिए। ओके, किसी का जो जैसे हम लोग कहना मानते हैं ना, उसको ओबे करने के लिए बोलते हैं, किसी का कहना मानना। तो ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल्स
दैट गवर्न्स द ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स हैं कि भाई आपको सुबह 9 बजे पहुंचना है कंपनी में, इतने बजे लॉगिन करना है, ये काम करना है, इतना सारी चीज़ें, वो सारे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो करने चाहिए। कौन? एम्प्लॉय को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। और अच्छा डिसिप्लिन रहेगा सो यू विल सक्सीड। आप हर काम आप टाइम पे करोगे, सो जाहिर सी बात है कि डिसिप्लिन इट्स अ वेरी बिग वर्ड, मतलब आप बोल सकते हो ये बहुत ही बड़ा चीज़ है ये। अगर आप इसको समझ गए तो आप लाइफ में बहुत बड़ी क्रांति लेके आ जाओगे, ऐसा है। बाकी यहाँ पे जो मैंने समझा है आई होप कि आपको समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। चलो अभी समझ में आ गया तो कमेंट करके बताओ कि हाँ सर समझ रहा है अभी तक। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। देखो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड मतलब क्या होता है? यूनिटी ऑफ कमांड मतलब ये होता है कि जो अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर्स हैं देयर शुड बी वन रिसीवर, ओके, रिसीवर ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। अब एक अगर बॉस रहेगा तो फिर क्या होगा कि जो लोग मैनेजर लोग हैं वो लोग को जो आएगा ऑर्डर वो एक ही बॉस दे रहा है, तो काम क्या होगा? प्रॉपर सही तरीके से होगा। अगर मान लीजिए हस्बैंड वाइफ दोनों बॉस है, अभी रिसेंटली देख लो आप किसका केस, भारत पे का केस देख लो, उसमें वाइफ एंड हस्बैंड दोनों का केस देख लो। सो देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड एट द एंड ऑफ डे आप देख सकते हो उसका, आप सर्च कर लीजिएगा भारत पे का जो ये है, जो अभी कंट्रोवर्सी हुआ है उसका। सो क्या होता है कि अगर एक बॉस रहेगा तो उससे काम क्या होता है? कंफ्यूजन नहीं होता है, उससे काम प्रॉपर सही तरीके से होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, देखो यहाँ पे एक जन कमांड देने वाला होना चाहिए और यहाँ पे डायरेक्शन देने वाला भी क्या होना चाहिए? एक पर्सन होना चाहिए। अगर चार लोग अलग अलग डायरेक्शन देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि काम टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा। सो प्रिंसिपल देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। एक पर्सन होना चाहिए जो प्रॉपर सारी तरीके से डायरेक्ट करे, ठीक है, और एक ही प्लान होना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये बोलता है प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो सिर्फ आप अपना भला सोचोगे तो फिर आपका ही सिर्फ भला होगा। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एक एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचना चाहिए, ना कि इंडिविजुअल सोचना चाहिए। मतलब वो जो भी काम कर रहा है ऐसा ऑर्गेनाइजेशन को सोच के करना चाहिए, क्योंकि जो भी वो करेगा वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा ऑर्गेनाइजेशन पे, मतलब बिजनेस पे इफेक्ट करेगा, कंपनी पे इफेक्ट करेगा। So this principle, interest of individual must be given less importance than the interest of organization. एक पर्सन का जो है इम्पोर्टेंस उसके बजाय हम ऑर्गेनाइजेशन को मेन इंपॉर्टेंस देंगे, ओके। व्हाइल टेकिंग डिसीजंस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर शुड ऑलवेज कंसीडर इंटरेस्ट ऑफ होल ग्रुप। एक जन का कंसीडर करने के बजाय हम सब पूरा एज अ ग्रुप का कंसीडर करेंगे, ओके। सो यहाँ पे कोई इंडिविजुअल चीज नहीं होता, सबका काउंट करता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल एवरी गेम प्लेयर आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द विनिंग द मैच एज अ टीम रेदर देन इंडिविजुअल रिकॉर्ड, है ना। अभी अब क्रिकेट का देख लीजिए, 11 प्लेयर है तो 11 प्लेयर में ऐसा नहीं सोचता कि भाई मैं सेंचुरी मारूंगा, मैं सेंचुरी मारूंगा, मैं 10 विकेट लूंगा, 5 विकेट लूंगा, मैं 2 विकेट लूंगा, ऐसा नहीं। पूरा टीम चाहे वो विकेट ले ना ले उससे कोई फायदा नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टीम लास्ट में विन करना चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू concentration of power and authority, concentration of power and authority। अब मान लीजिए कि ये ABC लिमिटेड कंपनी है, ABC लिमिटेड कंपनी है, इस कंपनी ने क्या, इस कंपनी ने सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज किया है। देखो छोटे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, सेंट्रलाइज होता है, मतलब सारी इंफॉर्मेशन सबको पावर अथॉरिटी सब सेम ही रहता है, ठीक है। लेकिन जब बड़ी कंपनी होती है तो अकॉर्डिंग टू द डेजिग्नेशन, मैनेजर है तो उसको कितना पावर देना चाहिए उसके हिसाब से, लेवल के हिसाब से अलॉकेट किया जाता है ना। तो यही चीज बताता है कि हेनरी फॉयल क्या बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइज होना चाहिए और डिसेंट्रलाइज भी होना चाहिए, ताकि जिसको जितना जरूरत हो उतना ही पावर मिले। ज़्यादा पावर मिल जाएगा सो देयर विल बी मिसयूज्ड हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का, और मिसयूज हो जाएगा मतलब मिस इन्फॉर्मेशन वो पास ऑन हो जाएगा, राइट। एक एम्प्लॉय को नहीं पता होता है जो मैनेजर को पता होता है, राइट, है ना। क्यों ऐसा होता है? इसलिए ताकि जो है सिक्रेसी और जो बिजनेस का वेलबींग है वो प्रॉपर सही तरीके से मेंटेन किया जाए, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब जो इन्फॉर्मेशन, जो पावर है, जितनी ज़रूरत है उतना उसको डिस्क्लोज करो, उतना बता दो, और जितनी ज़रूरत नहीं है उसको क्या करो, जो है डिस्क्लोज मत करो, ओके। सेंट्रलाइज बेसिकली डिस्क्लोज कर देना होता है, और
डिसेंट्रलाइज मतलब उसको डिस्क्लोज नहीं करना, उसको सीक्रेट रखना, ठीक है, मतलब उसको पावर को सेक्रेटरी रखना। ओके, रेम्यूनरेशन, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, व्हाट इज रेम्यूनरेशन? रेम्यूनरेशन बेसिकली सैलरी होता है। क्या होता है? सैलरी। ओके, अब हेनरी फॉयल के हिसाब से क्या बोलता है कि जो भी इंप्लॉय काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में उसको टाइम पे सैलरी मिलना चाहिए, और जो काम कर रहा है उसका सही सैलरी मिलना चाहिए। मतलब जो वेतन है, जो हम हिंदी में वेतन बोलते हैं, सो सैलरी मस्ट बी गिवन एज पर देयर वर्क। ओके, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, उसका अगर वर्क है सो दे शुड बी गिवन रेम्यूनरेशन एज पर देयर वर्क और एज पर देयर स्किल्स। ओके, एंड टाइमली पेमेंट होना चाहिए। इसके लिए हर कंपनी टाइम पे पेमेंट करती है। अब मान लीजिए कि आप कहीं काम करते हैं, टाइम पे पेमेंट नहीं करता अगर सामने वाला, तो फिर आप क्या करोगे? धीरे धीरे आप वहां से जॉब छोड़ दोगे, है ना? फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। व्हाट इज स्केलर चेन? स्केलर चेन इसलिए बनाया गया था, पहले के वक्त में क्या होता था कि जैसे मान लीजिए कि ये एक डी है, लोअर लेवल पे है, अगर इसको कुछ इन्फॉर्मेशन देना है या तो फिर अगर जी वाले को इन्फॉर्मेशन कुछ देना है तो पहले यहाँ जाता था, फिर ए वाले के पास, फिर ए वाला क्या करता था? जी वाले को बताता। तब तक क्या होता था? साल गुजर जाती थी। अब मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे कोई एक लेबर है, ठीक है, अब लेबर क्या करना चाहता है? छुट्टी लेना चाहता है, और छुट्टी लेने के लिए ये वाले जी वाले से परमिशन लेना पड़ेगा डिपार्टमेंट से। तो ये डी डिपार्टमेंट में है और परमिशन जी डिपार्टमेंट में चाहिए, तो ये बेचारा अप्लाई करेगा, फिर बी में जाएगा, सी तक जाएगा, फिर ए तक जाएगा, फिर ए वाले से एफ, ई, एफ यहाँ फिर पहुंचेगा। तब तक उसका 1 महीना गुजर जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे प्रॉब्लम होते हैं कि लोअर लेवल से डायरेक्टली टॉप लेवल पे जाके बात नहीं कर सकता। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्केलर चेन आया, जिसमें आप डायरेक्टली डी वाला डिपार्टमेंट क्या कर सकता है? जी डिपार्टमेंट से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकता है, ताकि जो प्रॉब्लम है दैट कैन बी सॉल्व इजिली। ओके, और प्रॉपर इंफॉर्मेशन का फ्लो, ठीक है। और डिले जो है, बट ये देखो, अवॉइड डिले इमरजेंसी सिचुएशन, देयर विल बी डायरेक्ट कम्युनिकेशन। ओके, उसको हम लोग गैंग प्लान बोलते हैं एक्चुअली। दिस इज व्हाट गैंग प्लान। ओके, ये गैंग प्लान है, येलो वाला जो है, और ये बाकी स्केलर चेन है। ओके, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। व्हाट इज ऑर्डर? ऑर्डर बेसिकली ये होता है कि अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इट इज प्लेस। मतलब राइट टाइम पे राइट पर्सन होना चाहिए, राइट जॉब के लिए राइट पर्सन होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, गिटार बजाने वाले को क्रिकेट नहीं दे सकता, हॉकी का नहीं दे सकता खेलने के लिए। वो गिटार अच्छा बजाएगा तो गिटार वाला ही काम दे उसको, ठीक है। अगर फाइनेंशियल वाला है तो फाइनेंशियल वाले बंदे को ही उस काम पे बैठा, अगर मार्केटिंग वाला तो मार्केटिंग वाले ही स्किल वाले पर्सन को उधर पे बैठे। तो उससे क्या होगा कि जो पर्सन स्पेशलाइज्ड होगा उस स्किल में, तो वो काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, एफिशिएंसी और कम वक्त में, राइट। फिर उसके बाद आता है इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी दैट मीन्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग भी काम करते हैं, तो कंपनी के लिए सारे लोग एक जैसे, एक समान है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। मतलब जो सबऑर्डिनेट मतलब इंप्लॉइज, तो मैनेजमेंट शुड फेयर एज वेल एज द फ्रेंडली टू द सबऑर्डिनेट व्हाइल डिवाइडिंग द वर्क, डेलीगेशंस, अथॉरिटी, डिसाइडिंग। मान लीजिए कि कोई कंपनी है, तो कंपनी क्या करती है? सबको एक जैसा सामान रखती है और सबको काम भी क्या करती है? एक सामान जैसा देती है, ठीक है। अब कोई मैनेजर का चमचा हो गया तो या तो फिर उसका अच्छा हो, तो ऐसा होगा क्या कि कंपनी वाला उसको काम कम देगा और बाकी सबको ज़्यादा देगा, ऐसा नहीं। ओके, देयर मस्ट नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबको इक्वली ट्रीट होना चाहिए, चाहे वो काम में हो, चाहे वो प्रमोशन में हो, हर चीज़ में। ओके, सो उससे एम्प्लॉय क्या करता है? सेफ फील करता है एंड दे कैन स्टे फॉर अ लॉन्गर टाइम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेनर, इसका मतलब ये होता है कि एम्प्लॉय कितने टाइम तक, टेनर मतलब ड्यूरेशन, पीरियड होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी क्या बोलता है कि एम्प्लॉय कितने वक्त तक उस कंपनी में काम करता है। अब देखो ये प्रिंसिपल क्यों इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि यहाँ पे एबीसी लिमिटेड कंपनी है, अगेन आई एम टेकिंग एबीसी लिमिटेड कंपनी। अब इसमें क्या किया? मिस्टर ए ने जॉब पे ज्वाइन किया, ठीक है। मिस्टर ए ने क्या किया? 6 मंथ तक काम किया, जिसमें से आप 6 मंथ का ट्रेनिंग मिला, प्लस उन्होंने 6 मंथ काम किया, तो टोटल 12 मंथ का काम किया। उसके बाद कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं दूसरी कंपनी में। अब कंपनी ने 6 मंथ तक उनको तो ट्रेनिंग दिया है और भी प्लस सैलरी भी दिया, पैड ट्रेनिंग था। अब 6 मंथ के बाद उन्होंने वर्क किया और फिर उसके बाद 1 साल के बाद छोड़ के दूसरी कंपनी में जा रहे हैं। तो जब जहाँ जाएंगे वहाँ पे उनको बेनिफिट होगा। अभी कंपनी ने 6 महीना ट्रेनिंग दिया है, तो 6 महीना काम कर रहे हैं, और अगर 1 साल रुक जाएगा तो कंपनी का बेनिफिट होगा ना, क्योंकि ट्रेनिंग दिया है। तो इसके लिए कंपनी, कोई भी कंपनी नहीं चाहती है कि उसका एम्प्लॉय छोड़ के जाए, क्योंकि उसके जगह पे अगर मुझे रिप्लेसमेंट चाहिए रहेगा तो मुझे अगेन दूसरे नए बंदे को ट्रेनिंग देना पड़ेगा। तो कंपनी के लिए क्या वो कॉस्ट,
तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एम्प्लॉय को सिक्योर्ड जॉब दो, मतलब उसको सिक्योर्ड जॉब दोगे तो वो सिक्योर रहेगा कि हाँ भाई मेरा सिक्योर्ड परमानेंटली जॉब है तो मेरे को टेंशन नहीं है, तो वो क्या करेगा, अच्छे से काम करेगा और कंपनी को छोड़ के नहीं जाएगा, समझे। ओके, इनसिक्योरिटी अगर रहेगा उसका कि भाई कभी भी जॉब जा सकता है, तो वो क्या करेगा, जाहिर सी बात है वो छोड़ देगा जॉब, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉस है। ओके, प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव बेसिकली ये होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सभी लोगों को फ्रीडम देना चाहिए कि आपके पास कोई अगर आइडिया आता है कोई भी काम को सही तरीके से कंप्लीट करने का, इससे बेहतर तरीके से, तो आप मुझे बताओ। तो उससे क्या होगा कि जो जितने भी इंप्लॉइज रहेंगे सब लोग सोचेंगे कुछ क्रिएटिव चीज, और कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से इनोवेटिव तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, सो इनिशिएटिव बेसिकली सभी लोगों को इतना फ्रीडम देना। इनिशिएटिव वॉलंटरी डू द वर्क इनोवेटिव वे, कोई भी कर सकता है बिंदास इनोवेटिव तरीके से। फ्रीडम टू थिंक वर्क न्यू आइडियाज, इंकरेज एम्प्लॉयज टू इनिशिएट द वर्क, मतलब एम्प्लॉय लोग को बोला जाता है कि आप कुछ नए आइडियाज से लेके आओ, ठीक है। आप उनको उतना फ्रीडम दिया जाता है कि अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप, मैनेजर बोलता है कि आप सजेशन अपना दे सकते हैं हमें, ठीक है। अगर सही रहेगा तो हम इम्प्लाई हम लोग यूज़ करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर सही नहीं रहेगा तो हम लोग उसको वर्क करके उससे अच्छा बेहतर फैसला निकालेंगे, राइट। जैसे मान लीजिए जो एमएनसीज कंपनी होती है, एमएनसीज कंपनी जो होती है उसमें मंडे टू, यहाँ पे मैं मंडे टू फ्राइडे वर्क होता है, बाकी सैटरडे और संडे जो होता है वो हॉलीडे होता है। तो ये फ्राइडे के दिन क्या होता है, मोस्टली कंपनी में फन एक्टिविटी होती है। तो फन एक्टिविटी, अभी किसी ने तो इनिशिएटिव ले रहेगा ना कि फ्राइडे के दिन हम लोग क्या करेंगे, फन एक्टिविटी करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा माइंड फ्रेश रहे और फिर हम सैटरडे संडे फिर डायरेक्टली मंडे को आए, ठीक है। मैं जॉब करता था तो मंडे सबसे इरिटेटिंग डे था, आप भी काम करोगे तो मंडे सबसे डेंजरस, सबसे बेकार दिन मंडे होता है एक्चुअली। फिर उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ स्प्लिट द क्रॉप, दैट इज टीम वर्क। क्या है, टीम वर्क। अब टीम वर्क मतलब क्या हुआ कि हेनरी फॉयल ने क्या बोला कि अगर अपने को कोई भी काम करना है तो टीम वर्क होना बहुत ज़रूरी है, ग्रुप में एक्टिविटी में काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ग्रुप होता है तो स्ट्रेंथ होता है, मतलब वो स्ट्रांग होते हैं। अभी जैसे मान लीजिए एक अगर नॉर्मल बाम्बू है उसको आप तोड़ सकते हो, लेकिन 10 बाम्बू एक साथ रहेंगे तो आप नहीं तोड़ सकते। तो सेम चीज़ अगर एक एम्प्लॉय काम करेगा तो नहीं अचीव कर सकता टारगेट, लेकिन 10 एम्प्लॉय काम करेंगे तो टारगेट को अचीव इजिली कर सकते हैं, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज लाइक 14 प्रिंसिपल। अब हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है, ठीक है। तो चाहिए तो आप जो है वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए और फिर उसके बाद ये वीडियो को आगे फिर कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। तो आप रिविजन कर लीजिए। अब हम डिस्कस करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है, FW टेलर, जिसको फ्रेडरिक विल्सन टेलर बोलते हैं। इसका एक ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है कि भाई फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हेनरी फॉयल को मॉडर्न मैनेजमेंट बोलते हैं, इनको साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। ही इंट्रोड्यूस्ड ओके हिज ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए और उस बेसिस पे इन्होंने प्रैक्टिकल चीज़ें बताया कि हम कोई टारगेट या कोई भी काम को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं इजिली, कम से कम ओके वक्त में और कम से कम कॉस्ट में, ओके। तो मैनेजमेंट को इन्होंने उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ था। तो हम डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। पहला जो प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, तो ये पहला प्रिंसिपल क्या बोलता है, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सरल भाषा में कि इनका जो साइंटिफिक FW टेलर कहना ये था कि हमको पहले प्रैक्टिकली देखना है, उस चीज़ को चेक करना है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि बस हो गया ओके, नहीं, प्रैक्टिकली अप्लाई करो उस चीज़ को एंड चेक करो, ठीक है। देखो कि आउटपुट कितना है, ठीक है, वो जॉब को कितना असाइन करने के लिए कितना टाइम चाहिए, कितना वक्त चाहिए, ठीक है, कैसे उस चीज़ को काम कम से कम वक्त में कर सकते हो, कैसे कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हो, कैसे आउटपुट इंक्रीज कर सकते हो, वो सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करना, दैट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। मतलब एक जॉब को करने के लिए कितना वक्त लग जाएगा, ठीक है, एक पर्सन को, वो सारी चीज़ें क्या करना, ऑब्जर्व, मतलब प्रैक्टिकली चेक करना, ऑब्जर्वेशन करना, प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करना, ओके। सो यहाँ पे रूल of thumb decisions are based on personal judgment of the manager, okay. This principle, ये important है, this principle is concerned with selecting the best way of performing the job. That means practically आप अप्लाई करो, देखो कौन सा बेस्ट तरीका है जिससे आप जो है कोई भी जॉब को कम से कम में
लाइक कम से कम वक्त में और विदाउट एनी एरर उस चीज़ को आप कंप्लीट कर सकते हो। स्टैंडर्ड कितना टाइम उस वर्क को उतना आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए कितना वक्त लग सकता है। सो दैट इज व्हाट दी साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्डेड। अब इसका मतलब क्या हुआ कि देयर शुड बी गुड रिलेशन ओके बिटवीन द एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट। अब क्या है कि एम्प्लॉय है और मैनेजमेंट है, तो अगर एम्प्लॉय का झगड़ा हो जाएगा मैनेजमेंट से तो काम नहीं होगा। तो इसके लिए क्या बोलते हैं कि देयर शुड बी गुड रिलेशन, देयर शुड बी मेंटेन पीस बिटवीन दैट, लाइक एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करके रखो, एक अच्छा प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिल्ड करके रखो मैनेजमेंट के बीच में और एम्प्लॉय के बीच में। सो दैट इज कॉल्ड एज हार्मनी। ओके, मतलब एम्प्लॉय को समझो, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में ऐसा एक प्रॉपर अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए काम करने के लिए। एम्प्लॉय फील हैप्पी फॉर द वर्क। ओके, थर्ड पॉइंट है मेंटल रेवोल्यूशन। व्हाट इज मेंटल रेवोल्यूशन? मेंटल रेवोल्यूशन में आपको बोल रहा हूं कि आप 80% स्कोर कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 6, 7 और 8 3 दिन में पढ़ के 3 डेज में आप 80% ला सकते हो। कैसे? अगर आप ये फॉलो करोगे, जो भी चीज़ें मैंने यूट्यूब पे डाला है, अगर वो सारी चीज़ें आप फॉलो करोगे, प्रॉपर अच्छे तरीके से प्रेजेंट करोगे तो आपको 80% आ जाएगा। तो बताओ आपको पॉजिटिव आया कि नहीं आया? आया ना? सेम होता है मेंटल रेवोल्यूशन। एम्प्लॉय को मेंटल रेवोल्यूशन के लिए जो है उनको जो है मेनली जो उनके एटीट्यूड्स हैं कंपनी के बारे में, मतलब जो उनकी सोच है उसको बदलना, उसको हम बोलते हैं मेंटल रेवोल्यूशन। ठीक है, आप साल भर में कुछ नहीं किए तो 3 दिन में हम क्या कर सकते हैं? ऐसा नहीं, साल भर में कुछ नहीं किए लेकिन 3 दिन में अपन बहुत कुछ कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट द मेंटल रेवोल्यूशन, पॉजिटिव एटीट्यूड्स। ओके, उनके एटीट्यूड, द वे दे थिंक, उनके अंदर चेंज करना। ओके, कॉपरेशन नॉट एन इंडिविजुअलिज्म, मतलब एक इंडिविजुअल के सोचना नहीं है, एक इंडिविजुअल के बेस पे, एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय, मतलब एक एम्प्लॉय के बारे में नहीं सोचना है, पूरा होल एज अ ग्रुप के बारे में सोचना है। ओके, so that is what the cooperation, the mutual cooperation between workplace, that is employee and management, due to the cooperation, trust, spirit, the crop, that means team work होना चाहिए। okay, internal competition turns into healthy working environment। अगर यहाँ पे होगा कि भाई मेरा ही सिर्फ फायदा होगा तो ये गलत है, सबका फायदा होगा, ये चीज़ ऐसा होना चाहिए सोच, वो दैट इज व्हाट द कॉपरेशन। ओके, सो कॉपरेशन बेसिकली एक सही बोलते ना, एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करके रखना, तालमेल करके जिसको रखता है कॉपरेशन। ओके, फिर उसके बाद आता है डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क को डिवाइड कर देना। ओके, दैट इज व्हाट डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। 6 पॉइंट है जो हमने पढ़ा था ना इसमें, ये वाला पॉइंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पहला पॉइंट, दैट इज व्हाट जो जिम्मेदारी है, ठीक है, उसको एक प्रॉपर अकॉर्डिंग टू द स्किल्स, अकॉर्डिंग टू द लेवल्स, उसके हिसाब से उनको डिवाइड करो। दैट इज व्हाट डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर मतलब मालिक, ओनर, एम्प्लॉय मतलब काम करने वाला। ओके, फॉर द ग्रेटर इफिशियंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। और ग्रेटर इफिशियंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी कब होगा? प्रॉस्पेरिटी दैट इज अ प्लेस वेयर बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर फील हैप्पी अबाउट। ओके, तो ये कब होगा? जब एक एम्प्लॉय अच्छा काम करेगा तो उसको, अगर एक एम्प्लॉयर अच्छा सैलरी पे करेगा, प्रॉफिट कर रहा है, ओके, एक एम्प्लॉय अगर खुश है दोनों के बीच में, सो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो हेनरी फॉयल का ये कहना था कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस जो होता है वो स्किल्स और कैपेबिलिटीज के ऊपर डिपेंड होता है एम्प्लॉय के। ठीक है, तो हमको एम्प्लॉय को जो है ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर एम्प्लॉय प्रॉपर सही से वर्क करेगा सो दैट विल इम्पैक्ट टू दी ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, दैट मीन्स ओनर का भी बेनिफिट होगा, राइट। सो हमको एम्प्लॉय के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि मैंने कल का बिजनेस स्टार्ट किया, सो आई विल जो मेरा एम्प्लॉय रहेगा उसको मैं जो है उसको मोटिवेट, या जो उसको एक बोलते ना कि उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगा, बहुत सारी चीज़ें, ताकि जो मेरा वर्क रहे वो बहुत अच्छे से कर रहे, ओके, प्रॉपर सही तरीके से, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। ओके, सो देयरफॉर दैट एवरी कंपनी प्रोवाइड द ट्रेनिंग, राइट। इट अल्टीमेटली अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक एम्प्लॉय अगर अच्छा काम करेगा तो बिजनेस का ग्रोथ होगा, जब बिजनेस का ग्रोथ होगा तो जाहिर सी बात है बिजनेस का प्रॉफिट ज़्यादा होगा, जब प्रॉफिट ज़्यादा होगा दैट मीन्स ओनर विल एंजॉय दैट प्रॉफिट एंड दे विल ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट सम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अमंग द एम्प्लॉयज। टेक्निक्स जो है रिड्यूस्ड हुआ है, देखो टेक्निक्स रिड्यूस्ड हुआ है, ये टॉपिक हम नहीं करेंगे। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है।
नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। एक लेक्चर में आपको पूरा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट खत्म कर दूंगा। ओके, अब ये चैप्टर्स आपने पढ़ लिया तो एक्सरसाइज के पीछे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है, जितने भी क्वेश्चन है, सारे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, और इसके बाद जो है शाम के टाइम पे आपको एक दूसरा वीडियो मिल जाएगा दूसरे चैप्टर के ऊपर। ओके, सो प्रैक्टिस कीजिए और फिर शाम में 5 बजे आपको दूसरा वीडियो मिलेगा, उस टाइम पे आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि 6 तारीख को आपका पूरा जो है आज के दिन पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाए फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर, और कल के दिन अपन 4th एंड जो है 8th चैप्टर करेंगे। और उसके बाद जो 8th ऑफ मार्च को हम क्या करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसके लेक्चर्स प्लस ऑब्जेक्टिव्स वो सारे प्रैक्टिस करेंगे, और फिर 9 तारीख को एग्जाम देने जाएंगे। एग्जाम देने आने के बाद वीडियो पे अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन।